नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में हम बात कर रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय 43 ऐसे यूट्यूब चैनल को चिन्हित किया है जिसके खिलाफ गलत खबर चलाने, अफवाह फैलाने को लेकर नोटिस देने जा रही है। जी हाँ, प्रारंभिक मुकदमे दर्ज करने से पहले की जो नोटिस होती है उस नोटिस देने की तैयारी हो रही है। 43 ऐसे यूट्यूब चैनल को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म पर चलने वाले कई अखबार, कई फेसबुक पेज, कई जातिगत संगठन से जुड़े हुए फेसबुक प्रोफाइल, उन तमाम को चिन्हित करके नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। इन सबों पर आरोप ये है कि ये बिना तथ्य जाने हुए, बिना कोई आधिकारिक बयान लिए हुए बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने चलाई हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। और इस वजह से समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। देश में बिहार का मान सम्मान पर ठेस पहुंचा है। पुलिसिंग पर सवाल खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल को इन्होंने चिन्हित किया है। अब जैसे कल इन लोगों ने चला दिया कि स्पर्म से एज, कितने एज के अपराधी हैं वो आइडिया आ गया। 18 बरस से लेकर 21 बरस तक। दुनिया का कोई साइंस नहीं है या दुनिया का कोई फॉरेंसिक लैब नहीं है जो स्पर्म को कैलकुलेट करके यह कह दे कि स्पर्म जिसका है उसका उम्र 18 बरस से 21 बरस तक या 21 बरस से 30 बरस के बीच में है। कोई साइंस में इसकी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। कोई केमिकल रिएक्शन से ये पता ही नहीं चल सकता है। डेड बॉडी अगर कोई है, अननोन है, कब उसकी डेथ हुई है, कितने दिन पहले डेथ हुई है, या फिर डेथ की वजह क्या है, ये सारी चीज़ें फॉरेंसिक रिपोर्ट में आ सकता है। बैन मेरो से उसका उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस डेड बॉडी का उम्र कितना होगा। लेकिन स्पर्म का जिसका है उसका उम्र इतना से इतने के बीच होगा, इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। हम मीडिया वाले कम से कम इसको लेकर भी तो रिसर्च करनी चाहिए। नहीं कुछ तो गूगल पर ही ये लोग सर्च करने की कोशिश करते, गूगल से ही समझने की कोशिश करते कि क्या इस तरीके की रिपोर्ट आ सकती है क्या। परसों से ही चलाए जा रहे हैं कि 5 गिरफ्तार, एक संदिग्ध गिरफ्तार, कभी भी हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम लोग भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं। उसी तरीके से वहाँ स्कॉर्पियो लगता था, बोलेरो लगता था, वहाँ से लड़कियाँ जाती थी, को ले जाया जाता था। ये सारे बयान या सारे इस तरीके की खबर से वहाँ की जो लड़कियां हैं, वहाँ के जो जिस लड़कियां पढ़ने के लिए जिस हॉस्टल में रही थी, उसका मनोदशा आप समझ जाइए, उसके मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। एक घटना की वजह से पूरे हॉस्टल की बदनामी हो गई। ऐसे बहुत सारे कंप्लेन पुलिस मुख्यालय को मिला है कि रिपोर्टिंग के दौरान, तथाकथित रिपोर्टिंग के दौरान कई तरह के मर्यादाओं को तोड़ा गया है। और जब ये पता चल गया कि लड़की माइनर है, मतलब नाबालिग है, ऐसी स्थिति में पॉस्को एक्ट की धारा में के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है या फिर पॉस्को एक्ट में जो प्रावधान है उसमें मीडिया को क्या सावधानी बरतनी है, इसमें मोटे अक्षर में लिखा हुआ है। और अगर हम उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो फिर हम कानून के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रावधानों को हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया है। नाम बोलना, उसका चेहरा सार्वजनिक करना, उसके माँ बाप से इंटरव्यू लेने के दौरान उसका चेहरा सार्वजनिक तौर पर दिखाना, उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना, बहुत सारी चीज़ें, गांव का नाम बताना, ये सारी ऐसी बातें हैं जो पॉस्को एक्ट के तहत गैर जमानतीय धारा के तहत FIR दर्ज हो सकता है। ऐसे तमाम प्रावधानों पर पुलिस मुख्यालय विचार कर रही है और ऐसे यूट्यूबर्स को चिन्हित करने की कोशिश चल रही है जिन्होंने इस तमाम मापदंडों को तोड़ा है। ऐसे 43 यूट्यूब है जिस पर
पुलिस मुख्यालय की खास नज़र है, जिसको इस कांड के उद्भेदन के बाद नोटिस भेजा जाएगा। ये पुलिस मुख्यालय का निर्णय है। और अब बात अगर हम निर्भया के जांच की करें तो जांच वही की वही ठहरी सी है। जब तक अब स्पर्म किसका है यह तय नहीं हो पाता है, तब तक अनुसंधान की दिशा में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। 25 से अधिक लोगों का डीएनए टेस्ट हो चुका है, मतलब ब्लड सैंपल लेके कि किसी का स्पर्म मिले। इसमें जिन लोगों पर हॉस्टल संचालिका के बेटे, हॉस्टल मालिक का बेटा, सबका डीएनए टेस्ट हो गया है। दिल्ली में जिस लड़के की हम बात कर रहे थे वो भी आ चुका है, उसका भी टेस्ट हो चुका है। कई और इसके साथ बैच में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां थी, उससे पूछताछ हुई है, तो कुछ और नए नाम सामने आए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन, क्योंकि देखिए अब सब जो लोग आ रहे हैं वो नाबालिग हैं। समस्या यही हो रही है पुलिस के पास कि नाबालिग, अब जो सूची बनाई जा रही है उसमें अधिकांश नाबालिग है। जो लड़की की दोस्त रहा है, निर्भया का जो दोस्त रहा है, निर्भया के साथ पढ़ने वाला या निर्भया से 1-2 बैच जूनियर सीनियर, सारे के सारे नाबालिग हैं। अब नाबालिग को उठाकर पूछताछ करना, नाबालिग का डीएनए टेस्ट लेना, ये अपने आप में एक ट्रॉमा जैसी स्थिति है, जिससे पुलिस फिलहाल बचती हुई दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि कब तक पुलिस बचती रहेगी। पुलिस आखिर आज 21वां दिन है, 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुआ था, आज 30 जनवरी है, 21 दिन हो चुके हैं और 21 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। जिस हॉस्टल संचालक को जेल भेजा गया है उसके घर पर भी छापेमारी हुई, हॉस्टल मालिक के घर छापेमारी हुई। कोई अभी तक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिसके सहारे आगे की पुलिस कार्रवाई कर सके। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन बातों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, कि आखिर पुलिस हाथ पर हाथ धरी हुई है या फिर उस अनुसंधान को लेकर कहाँ पे जाके ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हाथ खड़ा करने की स्थिति में दिख रही है। क्योंकि तमाम अटकलों के बावजूद भी 5 तारीख को निर्भया पटना आती है, उस दौरान से लेके जब तक उसका बॉडी उसके रूम से नहीं निकाला जाता है, तब तक का 100% सीसीटीवी मौजूद है। और उस सीसीटीवी का फॉरेंसिक टेस्ट भी हो चुका है, जिस टेस्ट में कहीं से भी छेड़छाड़ की बात अभी तक सामने नहीं आई है। सीक्वेंस में सारी चीज़ें हैं। तो और सवाल एम्स के विशेषज्ञों की बात है। विशेषज्ञों के पास बहुत सारे अभी रिपोर्ट ऐसे हैं जो आने बाकी है। उन तमाम रिपोर्ट के बाद आखिर निर्भया की मौत कैसे हुई या निर्भया के साथ क्या घटित हुई, ये सारी बातें का खुलकर सामने आने में अभी भी हमें लगता है कि कई दिनों का समय लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।